हम कैंसर इनहेल कर रहे हैं? बिल्कुल। ओपीडी का तो नंबर ही मत पूछो, डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। मतलब अभी 70 से 80 की ओपीडी अटेंडेंस है इस समय। बच्चे से लेके, जो न्यूबॉर्न बेबी से लेके अडल्ट इज कॉफिंग, उसको नेबुलाइजर की जरूरत है, उसका नाक बह रहा है, उसको सांस नहीं आ रही, आंखें जल रही हैं, गले में जलन हो रही है। स्टडीज ये बोल रही हैं कि दिल्ली की हवा अगर आप इनहेल कर रहे हो तो आप दिन में 10 से 20 सिगरेट फूक रहे हो। हाउ ट्रू इज दैट? हम तो छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक हम हर किसी को सुट्टा पिला रहे हैं। आपने ऐप खोला AQI का, AQI दिल्ली, उसके अंदर वो 400 450 दिखाएगा। कुछ एरियाज हैं जैसे पहाड़गंज, ऐसे ही आनंद पर्वत है। अगर आप आनंद पर्वत का 3 मंजिला मकान के अंदर खड़े होके देखोगे तो कम से कम आपको 50 का डिफरेंस दिखेगा। हर जगह पोल्यूशन, ऑल द कंट्रीज हैव दिस प्रॉब्लम, बट ग्लोबली दिल्ली कहाँ स्टैंड करता है? तो इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन। 30 से 40% व्हीकुलर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा। 20 से 30% पराली है, देन 20 to 30% वो कंट्रीब्यूट करती है। अगर इन सबको ले लो तो 90% हो जाएगा। Why did the cloud seeding fail? Cloud seeding fail क्यों हुई? एयर हैज बिकम hazardous। अब इमेजिन जब वो सारी जिंदगी रहेगा तो इट इज गोइंग टू कॉज दी। जगह जगह पे एक बोर्ड लगा देना चाहिए और उसमें लिखना चाहिए आगे पोल्यूशन है, आपकी जिंदगी 10 साल कम हो सकती है। भाई साहब, सरकार तो खुद ऑर्डर कर रही है। उन्होंने 15 एयर प्यूरिफायर ऑर्डर किए, उनको भी एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करने पड़ रहे हैं। तो इमेजिन द प्लाइट ऑफ अ लेमैन। All the marathons, all the runs have been postponed till further notice. इस सिचुएशन के अंदर भागने से कितना नुकसान हो सकता है? यू कैन बी हॉस्पिटलाइज्ड, इवन वेंटिलेटर पे जाने की भी स्टेट आ जाती है। कैसे भी कर लो, बचना तो मुश्किल है। बचना तो मुश्किल है। हाय सर, वेलकम बैक टू द मिसफिट ह्यूमंस पॉडकास्ट। थैंक यू। सांस आ रही है सर? कोशिश कर रहा हूँ लेने की। छोटे थे पहले मुकेश को देखते थे, फिर उसके बाद मूवी स्टार्ट होने से पहले ना एक वो आती थी, इस शहर को हुआ क्या है, कहीं राख है, कहीं धुआं धुआं है। आई थिंक इट वॉज एक्चुअली नॉट अबाउट स्मोकिंग ऑल द टाइम। धुआं धुआं तो अभी भी हो रखा है। अभी भी हो रखा है। 30% स्पाइक इन हार्ट अटैक, लंग डिजीजेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज। छोटे छोटे बच्चों को लंग रिलेटेड डिजीजेस हो रहे हैं, पल्मोनरी डिजीजेस हो रहे हैं। पहले हम सुनते थे किसी को टीबी हो गई, बलगम में खून आता है। आजकल टीबी ना होते हुए भी लोगों के बलगम में खून आ रहा है। सर ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। मतलब दिल्ली ही क्यों? हाँ, दिल्ली सबसे पहले तो, दिल्ली का जो ज्योग्राफी है ना, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम बाद में फिक्स करेंगे। तो पहले हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी जो दिल्ली के, दिल्ली एक बोल बनाती है। इट्स लाइक अ बेसिन। वॉश बेसिन में आप वो करते हो, बर्तन वर्तन भी धोते हो। तो उसके जो नॉर्दर्न साइड में है, दे आर दी हिमालयास। और इधर जब आप साउथ वेस्टर्न की तरफ जाओगे तो आपको अरावलीज मिलेंगे। और दिल्ली एग्जैक्टली उसके बीच में है, जो कि बेसिन लाइक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से सब कुछ ट्रैप हो जाता है। और हम उसी वजह से आज हम चोक कर रहे हैं। AQI 400 पार दिया था ना, आपकी बार 400 पार। दिल्ली में हर बार 400 पार हो जाता है सितंबर अक्टूबर। 400 पार। मेडिकली इस चीज को हम, इस नंबर को हम कैसे समझ सकते हैं? हाउ हार्मफुल इज इट फॉर आवर लंग्स? सबसे पहले जब AQI की बात करते हैं तो WHO ने जो ग्रेडिंग दी है, ग्रेडिंग उन्होंने दी है, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल। उन्होंने बोला कि 50 होना चाहिए। मैं मानता हूं कि 100 होना चाहिए AQI। AQI के अंदर 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। पहला PM10 और दूसरा PM2.5। अब पहले समझ लेते हैं कि PM2.5 इंपॉर्टेंट क्यों है। तो PM2.5 का मतलब है कि हमारा जो बाल है, एक बाल की हमारी थिकनेस है, उसको मैंने 30 से डिवाइड कर दिया, 40 से डिवाइड कर दिया। ठीक है। जब मैंने उसको डिवाइड किया तो बाल जो है वो 100 माइक्रोन के उसकी एक एवरेज थिकनेस है। राइट। जब डिवाइड किया तो वो 2.5 के बराबर आ गया। आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। तो एग्जैक्टली वही 2.5 है। तो जब 2.5 की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है हवा के अंदर, तो उसी को बोलते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रहा आपका। 10 के बारे में ज्यादा बात नहीं होती, 10 तो 1000 पे भी हो जाता है, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।
वो जो पार्टिकल हैं वो आपकी लंग्स के डीपर टिश्यू तक पहुंचते हैं, वहां से वो ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जाने में जैसे ही वो वहां पहुंचेंगे पूरी बॉडी के अंदर घूम जाते हैं, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनीज, मसल्स, एवरीवेयर। 3 मेजर पर्टिकुलेट मटेरियल की बात करी जाती है जब हम पोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 10, 2.5 और 0.01। ये 0.01 के बारे में बताओ सर, ये भी क्या हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है? जितना छोटा होता जाएगा उतना हार्मफुल होता जाएगा, क्योंकि जो साइज है लंग्स का, लंग्स हमारा एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है जी। आप पेड़, आपने देखा पेड़ को एग्जैक्टली उल्टा कर दो, हमारी जो ये सांस की नली है, पेड़ को अगर आप उल्टा कर दो तो तना है जिसको स्टेम बोलते हैं, स्टेम्स के बाद उसकी ब्रांचेस हैं। तो जब आप पेरिफेरी में जाओगे, जब आप ऐसे निकलोगे तो बाहर की तरफ जाओगे तो ब्रांचेस पतली होती हैं, जहां पे ब्रांच खत्म हो जाती है एग्जैक्टली हमारे लंग्स को उल्टा जब करोगे तो जो पेरिफेरी में जाओगे तो वहां पर गैस एक्सचेंज होता है। तो ये पार्टिकल 0.1 और 2.5 वहां जाके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, बहुत सारे डिजीजेस और लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज्यादा लंग्स के अंदर ये हार्म करता है। अगर हम सर स्केल में देखें, ग्राफ को समझने की कोशिश करें, आपने कहा 10 जो है पर्टिकुलेट मटेरियल, 10 जो है इट इज नॉट दैट हार्मफुल, वो 1000 भी हो जाए तो भी उससे मौत नहीं हो सकती। इट कैन कॉज डेथ बट इट इज नॉट समथिंग जो कि इमीडिएटली एक इंसान को परेशान करेगा। बट जब हम 2.5 की बात करते हैं और 0.01% की बात करते हैं, ये आता कहां से है और ये डैमेज किस हद तक कर सकता है? आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड। देखो, सबसे पहले जो 10 है ना वो बहुत नीचे तक पहुंच नहीं पाता, तो जिसको भी 10 का एक्सपोजर होता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, एंड वी कैन एक्चुअली कफ इट आउट। आप बलगम आपकी आती है, खांसी होती है, तो खांसी इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, लेकिन जब वो 0.1 या 2.5 पहुंचेगा यू कांट कफ इट आउट। तो हेयर लाइज अ प्रॉब्लम। whatever you inhale inside, it is going to stay there, and if it is going to stay there it will cause more harm to the people, while PM10 you can still take it out through the, आप बलगम निकालते हो, लोग कहते हैं ना कि गरारे करो, खांसी में बलगम निकालो, ये सब करो तो उससे आ सकता है। अब 2.5 आपकी सारी जिंदगी आपके ब्लड में रहेगा। अब इमेजिन जब वो सारी जिंदगी रहेगा तो इट इज गोइंग टू कॉज द इन्फ्लेमेशन इनसाइड योर लंग्स, नॉट इनसाइड योर लंग्स बट इनसाइड, क्योंकि सिंस इट गोज टू द ब्लड स्ट्रीम से आपके ब्रेन में जाएगा तो आपको डिमेंशिया वगैरह, मेमोरी इश्यूज, ये सब होने शुरू हो जाएंगे। हार्ट के अंदर जाएगा। अभी एम्स की इंडिपेंडेंट स्टडी आई, उन्होंने पहली स्टडी उन्होंने जब करी तो उन्होंने बोला कि जब दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता है तो 30 से 40% ओपीडी की अटेंडेंस बढ़ जाती है और 20 से 30% आईपीडी की अटेंडेंस। आईपीडी मतलब इन पेशेंट डिपार्टमेंट। उसके अंदर कौन कौन से? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, उसके बाद जिन लोगों को ब्रेन के अंदर नस बढ़ जाना, देन एस्थमा की एक्सैसर्बेशन, सीओपीडी की एक्सैसर्बेशन, निमोनियाज। उसकी वजह से आप ये सोचो कि ये सारी की सारी, ये जो एम्स ने स्टडी कंडक्ट की, सेकंड नंबर पे उन्होंने ये बोला कि लोगों के अंदर इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्रेशन। ये भी उन्होंने स्टडीज में बताया, क्योंकि वो बैक्टीरिया हर जगह जाके, मतलब बैक्टीरिया कह रहा हूं, पार्टिकुलेट मैटर है, सॉरी, वो डिपॉजिट होंगे तो इट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। इट इज एज सेम एज यू आर स्मोकिंग सिगरेट्स, एंड विदाउट इवन स्मोकिंग एक्चुअली यू आर स्मोकिंग। दैट्स वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। सर अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2.5 और 0.01 कितनी मात्रा में है इस समय हमारी हवा में? उसकी गाइडलाइंस 20-25 हैं और 400 पार है अभी। अब गवर्नमेंट भी आंकड़ों को छुपा रही है। कैसे छुपा रही है? उसके पास स्प्रिंकलर्स हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स करके, अभी इट इज ऑल देयर इन द न्यूज़ कि आसपास के जो सेंसर्स हैं जहाँ पे उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एयर स्प्रिंकलर्स का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे गमले रखे जा रहे हैं, वहाँ पे एफॉरेस्टेशन तो हो नहीं सकती, गमले रखेंगे तो सेंसर्स कम दिखाएंगे, मतलब पब्लिक पैनिक मोड में नहीं जाएगी। नहीं तो पब्लिक तो झंडे लेके बिल्कुल वो पोस्टर लेके खड़ी हो जाएगी कि भाई हमें क्या हवा दे रहे हो तुम। मतलब जो हमें एयर क्वालिटी इंडेक्स
सिस्टम पे दिख रहा है, हाँ। एप्स पे दिख रहा है, दैट इज वे लोअर देन व्हाट एक्चुअली इज. यस, इट इज 1000, 800, 900, 1000 इंडिपेंडेंट सेंसर्स, जो इंडिपेंडेंट सेंसर्स हैं. बिकॉज आपने ऐप खोला AQI का, AQI दिल्ली या CAQM का जो आपने ऐप खोला, उसके अंदर वो 400, 450 दिखाएगा. अब नाउ यू ऑर्डर द इंडिपेंडेंट सेंसर्स जो कि Amazon में मिलते हैं, फ्लिपकार्ट में मिलते हैं, एंड व्हेन यू कंपेयर, अब जैसे अगर मान लो कि हमने बात करी एयर प्योरीफायर की, एयर प्योरीफायर के अंदर भी वो दिखाता है. आप एयर प्योरीफायर में चेक करो, 800, 900 दिखाएगा. सर क्या इसका मतलब ये है जो आप कह रहे हो कि हम कैंसर इनहेल कर रहे हैं? बिल्कुल. हम तो स्मोकिंग हर किसी इंसान को, छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े तक, हम हर किसी को सुट्टा पिला रहे हैं और जहर दे रहे हैं. एयर हैज बिकम हैजार्डस. सो स्टडीज बताती हैं, लैंसेट जो एक बहुत बड़ी हमारी बाइबल बोलते हैं लैंसेट को, वो कहता है कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं या मेट्रोज में रहते हैं जहां पे पोल्यूशन ऑन द ट्यून ऑफ 300, 400 प्लस होता है, उन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलमोस्ट 10 years लोअर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन दी अर्बन और फ्रॉम दी अदर एरियाज पॉपुलेशन. अगर रूरल में जो लोग रहते हैं, जो बेंगलुरु में रहते हैं या कहीं कर्नाटका में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी without having anything, they are, even if they are not, they are smoking, they are having the diabetes or any risk, still we have got the lesser life expectancy. सर ग्लोबली अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो पोल्यूशन के टर्म्स पे दिल्ली कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि देखो पोल्यूशन हर जगह है, चाइना में भी है, न्यूयॉर्क में भी है, हर जगह पोल्यूशन है, राइट? ऑल द कंट्रीज हैव दिस प्रॉब्लम, बट ग्लोबली दिल्ली कहाँ स्टैंड करता है? टॉप 5 में आता है. अब बात है कि टॉप 5 में और कौन कौन से देश आते हैं, तो बांग्लादेश के कुछ जगह हैं, बांग्लादेश की जगह आती हैं, प्लस पाकिस्तान के हैं. अब बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल, मे बी द आई मीन जोग्राफी शायद वो कंट्रीब्यूट करती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करती है या व्हीकल करता है, ये मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली कुछ. लेकिन अब सवाल है कि PM 2.5 की बात करते हैं, तो PM 2.5 आई थिंक दिल्ली लीड करेगा, नंबर 1 इन द वर्ल्ड. सर दिल्ली में PM 2.5 इतना ज्यादा क्यों है? मतलब आपने कहा एक पार्टिकुलेट मटेरियल है जो कि स्टबल बर्निंग, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड डस्ट जो उड़ती है, उसकी वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट अकर्स, राइट? व्हाई इज इट लाइक कि दिल्ली के अंदर ही PM 2.5 और 001 बहुत ज्यादा है, अदर स्टेट्स में इतना नहीं है? देखो, सबसे पहले तो अगेन जब मैंने शुरू में बताया कि जो जियोग्राफिकल लोकेशन है दिल्ली की, वो बेसिन बनाता है, या इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, तो दिल्ली बीच में फंसा हुआ है. अब होता यह है कि नॉर्मली जो हॉट एयर होती है वो सारे पॉल्यूटेंट्स को ऊपर ले जाती है. अब दिल्ली में क्या कि जब ठंड पड़ती है तो जो एयर जब नीचे जब पॉल्यूटेंट है उसकी जो हवा है वो रिलेटिवली ठंडी है, उसके ऊपर गर्म एयर है क्योंकि दिल्ली नीचे है. उसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्वर्जन इफेक्ट आता है जिसकी वजह से टेम्परेचर भी रिवर्स कर जाता है. तो जब ठंडी एयर PM 2.5 PM 0.1 के कांटेक्ट में आती है तो वो वहीं रहती है, गर्म एयर उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती, तो इट्स लाइक अ वर्चुअल ब्लैंकेट. उसकी वजह से क्या है कि सेकेंड नंबर पे जो विंड्स भी हैं, हमारी जो विंड्स हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न विंड्स हैं, ऊपर से आती हैं हिमालय से और ऐसे करके निकल जाती है, मतलब वेस्टर्न दिल्ली को कवर करते हुए निकलती हैं. तो जो भी पोल्यूशन पंजाब के अंदर होगा, पराली जलेगी, बर्निंग होगी, स्टबल बर्निंग होगी, सब कुछ होगा, तो वो दिल्ली के थ्रू ही होके जाएगी और दिल्ली में ट्रैप हो जाती है एयर. जब वो ट्रैप होती है तो उसकी वजह से लोग चोक फील करते हैं. तो इसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है. अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन. 30 से 40% व्हीकुलर पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू दी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा जी, वो बताता है कि 30 से 40% व्हीकुलर पोल्यूशन. उसके बाद 20 से 30% पराली है. उसके बाद देन कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर अर्बनाइजेशन हो रही है, हर जगह कंस्ट्रक्शंस हैं, तो 20 to 30% वो कंट्रीब्यूट करती है. अगर इन सबको ले लो तो 90% हो जाएगा. तो इमेजिन अगर हम स्टबल बर्निंग को हम रोक भी लेते हैं तो भी 70% धुआं तो फिर भी दिल्ली में आएगा ही आएगा. और रही बात हम बर्निंग की, पराली की बात करें, इस बार तो पंजाब में बाढ़ आ गई.
राइट तो पराली कहाँ? भाई मॉइस्चर इतना था, जब उनकी खेती नहीं हुई, बर्बाद हो गई, राइट तो कहाँ पराली? आई थिंक पराली को ब्लेम करने से ज्यादा हमें यह समझना पड़ेगा कि दिल्ली इज सिचुएटेड एंड प्लेस्ड लाइक अ बेसिन. Yes. डेमोग्राफिकल इशू बड़ा है एंड सी द राइज ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. व्हीकल्स बड़े हैं, इंडस्ट्रीज बड़ी हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसको हमें कंसिडरेशन में रखना बहुत जरूरत है हमें उस चीज की. बट हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हम एक डेमोग्राफिकली ऐसी जगह पे प्लेस्ड हैं जहां पे पोल्यूशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे ही, बिकॉज इट्स लाइक अ बेसिन. यस, क्योंकि मैं कल परसों सर देख रहा था मैप में, जब हम रेगुलरली सभी लोग चेक कर रहे हैं आजकल, एवरीबडी इज कंसर्न्ड, धरने हो रहे हैं सर पोल्यूशन को लेके. तो मैंने मैप देखा तो मैं ऑब्जर्व कर रहा था, देयर आर एरियाज इवन इन हाई डेंसिटी हाई पोल्यूटेड एरियाज लाइक दिल्ली एनसीआर में. पथरेडी है एक गांव, पंचगांव है, उसका जो सराउंडिंग एरिया है वहां पे आप कभी भी मैप में देखोगे ना तो इट्स ग्रीन. तब मुझे समझ में आया था इट्स ऑन द हायर साइड. जब हम मानेसर क्रॉस करते हैं राइट, तो हम पहाड़ चढ़ते हैं और फिर उसके बाद वो हायर एरिया आ जाता है और वहां पे पोल्यूशन कम है. मैं आपको दिल्ली में बताता हूँ कुछ एरियाज हैं, जैसे पहाड़गंज. जी. पहाड़गंज को पहाड़गंज क्यों कहते हैं? क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बना है. ऐसे ही अनंत पर्वत है, अनंत पर्वत भी उसके ऊपर बना है. अगर आप अनंत पर्वत का खड़े होके वहां पे मकान के अंदर, 3 मंजिला मकान के अंदर खड़े होके देखोगे और 3 मंजिला दूसरे मकान में देखोगे तो कम से कम आपको 50 का डिफरेंस दिखेगा. वाओ. तो इमेजिन कि ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है. बट अब ये ज्योग्राफी की तो बात हो गई, ये तो सरकार को भी पता था कि ज्योग्राफी ऐसी है, बट तुमने क्या किया? ज्योग्राफी तो वही रहेगी. जब तुम अपनी मैनिफेस्टो रिलीज करते हो कि हम दिल्ली में यमुना साफ करेंगे, हम पोल्यूशन हटाएंगे, तो ज्योग्राफी तो तब भी थी, आम आदमी पार्टी के लिए भी थी, कांग्रेस के लिए भी है और बीजेपी के लिए भी है. ज्योग्राफी तो सेम है. तुमने क्या किया ज्योग्राफी उसको ठीक करने के लिए? क्योंकि ज्योग्राफी तो ठीक नहीं हो सकती, ये तो पक्का है. सर क्लाउड सीडिंग करी ना. अब क्लाउड सीडिंग तो फेल होगी. उसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है? व्हाई डिड द क्लाउड सीडिंग फेल? क्लाउड सीडिंग फेल क्यों हुई? अब वो क्लाउड सीडिंग के लिए बोलते हैं कि सबसे पहले हवा में नमी होनी चाहिए. वो कहते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं जो कि इस चीज को देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हवा में नमी नहीं थी. जब नमी नहीं थी हवा में तो क्लाउड बने ही नहीं. जबकि मैंने एक्सपीरियंस, जैसे जिस हॉस्पिटल में मैं जाता हूं वो बुराड़ी की तरफ है, उस तरफ मॉडल टाउन की तरफ वो एरिया, कि वहां पर थोड़ी बहुत बारिश हुई थी. वो कहते कि दिल्ली के अंदर नमी नहीं आई. अब जब नमी नहीं आई तो वो जो केमिकल हमने डाले, अब आई डोंट नो, कि मुझे लगता है कि इट मस्ट हैव बीन लाइक करोड़ों में 15-20 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए, बट कहाँ. और एक इंडिपेंडेंट स्टडी, IIT कानपुर का ये प्रोजेक्ट था जो क्लाउड सीडिंग थी. IIT कानपुर ने ही बोला कि क्लाउड सीडिंग 10 से 15% ही इफेक्टिव है, उससे ज्यादा वो इफेक्टिव नहीं है. तो क्लाउड सीडिंग से भी अगर 15% का मतलब है कि अगर 400 है, तो तुम इसको, मैं कहता हूं कि अगर बारिश हो भी जाएगी तो तुम उसको 15% मान ले, तो तुम 340 ही तो ले पाओगे, उससे नीचे तो नहीं ला पाओगे ना. तो तुम कैसे लाओगे? 50-100 पे कैसे पहुंचोगे? दैट इज द क्वेश्चन. सर एक्स्ट्रा हॉस्पिटल एडमिशन्स कितने हो रहे हैं पिछले 2-3 महीने से? अगर हम फैक्चुअल बात करें AQI के बढ़ने की वजह से. पहली बात तो यह है कि इस बार थोड़ा सा चेंज था. मतलब जो, जैसे मैं आपको बताता हूं कि इस बार जो रावण थे दशहरे में, वो जले नहीं, मतलब वो रावण दहन नहीं हुआ, रावण बहन हुआ, मतलब बहे, क्योंकि बारिश बहुत हुई दिल्ली में, उसकी वजह से AQI डिड नॉट गो अप. तो थोड़ा सा डिलेड. इस बार जो इफेक्ट है, अब 2 नेचर के इफेक्ट हैं इस बार. जो है, जैसे बोलते हैं ना कि एल नीनो इफेक्ट है, ऐसे ही ला नीना इफेक्ट है. वो जो इफेक्ट बताता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भरपूर ठंड पड़ने वाली है. मैंने आपको बताया कि अभी देखो आप, नवंबर, इट इज जस्ट द मिड ऑफ नवंबर, और अभी दिल्ली के अंदर 10 से 12 डिग्री ऑलरेडी रिकॉर्डेड, वन ऑफ द लोएस्ट टेम्परेचर्स इन द लास्ट 10-15 ईयर्स. राइट. अब जितनी ठंड पड़ेगी तो वो जो मैंने टेम्परेचर इन्वर्जन इफेक्ट आया, दैट विल कम इनटू द पिक्चर. सो इस बार का ट्रेंड था कि एडमिशंस थोड़े लेट हुए,
लेकिन एडमिशन्स बहुत ज़्यादा बढ़े. Normally we expect somewhere around 25 to 30%, but this year, as per the data, we are expecting at least 60% more admissions. In the IPD and OPD का तो नंबर ही मत पूछो, डबल हो जाएगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा. मतलब अब मेरी OPD के अंदर नॉर्मली 30-40 मरीज रोज के आते हैं, तो अभी 70 से 80 की OPD अटेंडेंस है इस समय. एंड एवरीवन मतलब बच्चे से लेके, जो न्यूबॉर्न बेबी से लेके अडल्ट इज कॉफिंग. उसको नेबुलाइजर की जरूरत है, उसका नाक बह रहा है, उसको सांस नहीं आ रही, आंखें जल रही हैं, गले में जलन हो रही है. गाड़ी का शीशा खोलो, गले में जलन, आंखें. इवन आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ. मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है कि मेरा गला जल रहा है. स्टडीज ये बोल रही हैं कि दिल्ली की हवा अगर आप इनहेल कर रहे हो तो आप दिन में 10 से 20 सिगरेट फूक रहे हो. हाउ ट्रू इज दैट? सिंपल AQI का मेजरमेंट है. वो कहता है कि अगर AQI 300 से 400 के बीच में है, इट इज इक्विवेलेंट टू 25 to 30 सिगरेट्स. इट इज मोर देन दैट. और अब इमेजिन कि आप गर्भवती महिला हैं, आपका जो गर्भवती महिला के अंदर जो बच्चा है, जो बेबी है उनकी गर्भ के अंदर, उसको वही धुआं मिल रहा है, वही सांस जो माँ ले रही है वही बच्चे के अंदर पहुंच रहा है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. बच्चे के लंग्स को हमने डेवलप करना है, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर. अभी कहते हैं कि भाई हमारा देश बहुत यंग देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 30. राइट. एंड जो हमारे फ्यूचर है देश का, वो आने से पहले ही बर्बाद हो रहा है. लंग्स उनके डेवलप ही नहीं हो पाएंगे. नॉर्मली 22 से लेके 26 साल तक की उम्र जो लंग्स हैं वो आपके डेवलप होते हैं. गर्भावस्था से ये डैमेज स्टार्ट हो रही है, और 22-25 साल तो भूल ही जाओ आप. सो स्टडीज कहती हैं लोग स्मोकिंग से मरते हैं. सिगरेट के पैकेट के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है स्मोकिंग कॉजेज कैंसर. आप मर सकते हो. सड़क पे हम चलते हैं, सड़कों पे लिखा होता है आगे ब्लाइंड टर्न है, देख के चलाएं, एक्सीडेंट हो सकता है. बहुत सारी चीजें हैं, कहाँ पे क्या क्या लिखा है कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, ये है और वो है. मुझे लगता है कि अथॉरिटीज़ को ना जगह जगह पे ये लगा देना चाहिए, एक बोर्ड लगा देना चाहिए, और उसमें लिखना चाहिए कि आगे पोल्यूशन है, आपकी ज़िंदगी 10 साल कम हो सकती है. बहुत बढ़िया. मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट द सिस्टम, राइट, बट आई एम समवेयर अगेंस्ट सर्टेन पॉलिसीज कि यार थोड़ा तो हमें पॉलिसीज को चेंज करना पड़े. कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करनी चाहिए. और ऐसा नहीं है कि सरकार कर नहीं रही है, बट फिर भी वो इफेक्टिव नहीं है. मुझे लगता है कहीं ना कहीं इट शुड बी मोर इफेक्टिव. सर देखो, हम स्टार्टअप की बात करते हैं. अभी कुछ समय पहले दिल्ली जो गवर्नमेंट है, जो उनके जो कैबिनेट जो मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने बोला कि जो भी बंदा हमें पोल्यूशन के बारे में राय देगा तो हम उसको फलाना इनाम देंगे, हम वो पॉलिसीज बताएगा. इमेजिन दिल्ली में IIT दिल्ली है, एम्स, जो कि आई वुड से दे आर द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दी कंट्री में तो है ही है, और वर्ल्ड में भी उनकी रैंकिंग है. जी बिल्कुल है. तो आई थिंक गवर्नमेंट को उन लोगों के साथ बैठना चाहिए. गवर्नमेंट शुड डिस्कस कि ज्योग्राफी को चेंज नहीं कर सकते. सो क्या व्हीकुलर के अंदर EV को हम प्रमोट कर रहे हैं? अगेन EV के बारे में भी सवाल उठता है कि EV को आप प्रमोट कर रहे हो तो लिथियम जब आप EV के अंदर यूज करते हो, जो बैटरी बनाते हो, तो कहते हैं कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू डिस्पोज ऑफ दैट लिथियम जब उसकी लाइफ खत्म होगी. एंड अगेन इट इज एन एनवायरमेंटल हैजार्ड, नॉट टू दी, मतलब इकोसिस्टम के लिए भी है, आपके लिए भी एक हैजार्ड है. कहाँ आप उसको डिस्पोज ऑफ करोगे? हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हम सैटेलाइट इमेजिंग की बात करते हैं. क्या हमें सैटेलाइट नहीं बता सकता? हमारी जो एजेंसी जो हमारी एजेंसी है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमने इतने सैटेलाइट छोड़ दिया. आजकल तो हम लोगों को भी घुमा फिरा के आ रहे हैं. हम बोल रहे हैं भाई मैं तो जा रहा हूँ चांद पे, तो एक काम कर, तुझे भी किसी बंदे सैटेलाइट को बिठाना है तो बिठा दे, मैं तेरा भी छोड़ दूंगा. हो रहा है आजकल, राइट, हमारा, बिकॉज वी हैव गॉट द टेक्नोलॉजी. तो आई थिंक इट इज अ टाइम फॉर द गवर्नमेंट टू सिट टुगेदर. जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बिठाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, एनवायरमेंटलिस्ट को, सब लोगों को, स्टेक होल्डर्स को बिठा के इसका प्लान करना चाहिए कि ये ज्योग्राफी है,
और आई एम श्योर वर्ल्ड के अंदर सिंगापुर में भी कुछ ऐसा होगा, जिन लोगों की कंट्री जब कभी उनका पोल्यूशन 300-400 होता था और आज उनका AQI 20 है, 15 है, और जब 50 होता है तो वहां पे पब्लिक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। और अभी इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट हम ग्रैप लगाते हैं, दैट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम। जी। अभी ग्रैप 3 लगा दिया गवर्नमेंट ने, बोला स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे, जी। ये सब चलेंगे। क्या ये सफिशिएंट है? क्या ऑड इवन सरकार ने किया, क्या ये सफिशिएंट है? इट इज जस्ट द टेम्परेरी मेजर। और मैं आपको बताता हूं, स्टडीज बताती हैं टेम्परेरी मेजर करने से आपने अभी का तो काम चला लिया, 15 से 20% फर्क पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू हैव अ लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन दैट इज सस्टेनेबल सोल्यूशन। सर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार बैठ रही होगी इन लोगों के साथ, कर रही होगी कुछ ना कुछ? भाई साहब, सरकार तो खुद ऑर्डर कर रही है। अभी दिल्ली सरकार ने 15 अपने एयर प्यूरिफायर, दिल्ली सरकार का एक नोटिस आया उनको, उन्होंने बोला कि अपने ऑफिसेस के लिए जो दिल्ली उसके अंदर सेक्रेटरीट के अंदर है, उन्होंने 15 एयर प्यूरिफायर ऑर्डर किए। उन्होंने उसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी, उन्होंने बोला कि ये हमें एयर प्यूरिफायर चाहिए। दिल्ली सरकार अपने सेक्रेटरीट के अंदर, जो कि सो कॉल्ड ग्रीन, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट होगा, अच्छा उसके बाद हम ईवी सारी की सारी व्हीकल चेंज कर देंगे। भाई पैसे हैं उनके पास बहुत, उनको भी एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करने पड़ रहे हैं। तो इमेजिन द प्लाइट ऑफ अ लेमैन, उनका क्या हाल हो रहा होगा। सर ये प्यूरीफायर की भी एक ना बड़ी लंबी कहानी है। 5,000 रुपये से लेके 70,000 रुपये तक के प्यूरीफायर आते हैं। वीडियोस चल रही हैं बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में कि 5 का लूँ या 70,000 का लूँ। अब देखो हर किसी की पॉकेट तो हर चीज़ अलाउ नहीं करती। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि एयर प्यूरीफायर एक्चुअल में वर्क करते हैं, और इज इट अनदर गिमिक? क्योंकि मेरी गाड़ी में भी सर एयर प्यूरीफायर है, ठीक है, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर बैठूं तो भी मेरी आंखें जलती हैं। सो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन, राइट, कि क्या एयर प्यूरीफायर इस कंडीशन के अंदर, जिस सिचुएशन में हम बैठे हैं, एक्चुअल में वर्क करते भी हैं या नहीं करते? एंड पैरेलली एक और सवाल है कि कौन सा एयर प्यूरीफायर लिया जाए? देखो, सबसे पहले तो एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली द वर्क, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट उसके अंदर ना 2 स्पेसिफिकेशंस हमने देखनी है। क्या? पहला CADR, जिसको बोलते हैं क्लीन एयर डिलीवरी सिस्टम या रेट, जो कि ये बताया गया है कि 250 से ऊपर होना चाहिए। ओके। और सेकेंड चीज इज अ HEPA फिल्टर, जो कि 13 या 13 से ज्यादा होना चाहिए। 14 इज एक्सपेंसिव, कम से कम 13 होना चाहिए। HEPA फिल्टर इज सेम एज द N95 विच वी यूज, क्योंकि इट फिल्टर्स मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स, दे आर लेस देन द 0.1 माइक्रोन, मतलब उससे भी छोटे साइज के वो 99.99% पार्टिकल को वो फिल्टर कर देगा। अब नाउ this comes the, and the room size is very important. Typically around 800, I would say कि 250 से ऊपर CADR, HEPA 13, अराउंड 600 से 800 स्क्वायर फीट के कमरे तक वो सही साइज है, प्रोवाइडेड द विंडोज यू हैव टू कीप क्लोज, डोर्स आर क्लोज्ड। इफ यू जस्ट कीप इट ओपन कि यार मैं सुबह की हवा ले लूं, तो वो काम नहीं करेगा, वो तो बेकार हो गया। मतलब आप अगर एयर प्यूरीफायर के मुंह के आगे भी बैठ जाओगे तो भी आपको प्रोटेक्शन नहीं होने वाला, नहीं होगा। दूसरा, एयर प्यूरीफायर डेफिनेटली 5,000 2,500 से शुरू होकर 70,000 तक जाते हैं। तो आई थिंक 2 कंपनी हैं जो उसकी स्पेसिफिकेशंस को मीट करती हैं मेजॉरिटी। वन इज अ हनीवेल, अनदर वन इज अ डाइसन। एक हनीवेल का मॉडल आता है, आई थिंक V3 टच और आई थिंक V13 टच, वो शायद 12-13 हज़ार रुपये का है। उसके अंदर HEPA 13 है और उसका CADR जो है उसने लिखा है कि मैक्सिमम 300 है। कंपनी जैसे आप डिस्काउंट लेने जाते हो, बोलता है ना कि अप टू 50% डिस्काउंट, राइट, मतलब 5% भी है, 50 भी हो सकता है। अब उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि मैक्सिमम 250, मतलब वो मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है ना, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 250 भी। जिसमें 300 लिखा है तो वो कम से कम 250 तक तो पहुंचेगा, राइट। बट आइडियली वी शुड बी एमिंग एट मैक्सिमम 400, तब हम जाके 250 के आसपास पहुंचेंगे। मैं सर अभी पूछने ही वाला था आपको कि कोई एयर प्यूरीफायर रेकमेंड कर दो, बट आपने तो बिना पूछे ही एयर प्यूरीफायर रेकमेंड कर दिया। थैंक यू। व्हाट अबाउट द मास्क सर, जो आजकल मुझे लगता है कि अब तो हमें वो कमर्शियल मास्क लगाने पड़ेंगे जो वो मूवीज में नहीं देखते, हाँ, जिसमें बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं, बड़े बड़े वो नाक के आगे हाँ, लगा होता है, जिसके हाँ, अंदर वो अजीब सा एलियन सा बना देता है बंदे को। क्या अभी
इस सिचुएशन के अंदर एक्चुअल में N95 मास्क वर्क करते भी हैं या नहीं करते? देखो, सबसे पहले तो मास्क बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के आते हैं. ठीक है. सबसे पहले तो सर्जिकल मास्क. सर्जिकल मास्क इज जस्ट द वार्डरोब स्टेटमेंट एंड द फैशन स्टेटमेंट. जब कोविड हुआ, आपने देखा ना, लोगों ने अपने कपड़ों के, भाई सूट पहना है लेडीज ने, भाई मैं अपने, टेलर भी बड़े अच्छे से मास्क बना के देता था, तो दे आर यूजलेस. सेकेंड कम्स इज द सर्जिकल मास्क, जिसको 3 प्लाई मास्क बोलते हैं, ग्रीन कलर का एंड दैट द ब्लैक कलर एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर. इट इज ओनली रिकमेंडेड फॉर द मेडिकल पर्पसेस. इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द एयर Pollution pollution. purposes. Very, very simple. Now we come to the third category of mask. Third category of mask is a mask N95 या KN95. They work really very good. इनमें क्या फर्क है? दोनों में फर्क यह है कि जो N95 है, K is produced in the China. N95, the I think 3M company makes it. Okay. And it is as per the CDC Atlanta guidelines and as per the they are FDA approved. So उनकी जो efficacy and potency, they are very very good. चाइना ने कोविड के समय में उसको नाम दे दिया KN95. I would say कि they are cheaper, very very cheap, but they are also somehow good. Basically N95 is a patent. Now the most important thing that you should I need to mention you is people are wearing the N95 mask. There is a filter, round color filter is there. You should not wear that if you have been coughing and you have some nasal symptoms. क्योंकि उसके अंदर जो फिल्टर है, वो आपकी एयर तो निकाल के दूसरे को दे देगा, दूसरे की एयर जो है वो आप नहीं ले पाओगे. इट इज अ वन वे वाल्व इज देयर. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो अगर आपको खांसी है, नजला है, जुकाम है, सपोज आपको कुछ फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, द वन विद द वाल्व, इट इज अ वन वे वाल्व. आपने खांसी करी तो वो खांसी आपको पकड़ी जाएगी. While N95 protects the both the who is going to wear the mask and who is even not wearing the mask. So this is the difference. Another mask, there was a movie called Pink. पिंक मूवी थी जिसके अंदर आई थिंक जो एक्ट्रेस है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा. इट वॉज अबाउट सम रेव पार्टी, जो पार्टी वार्टी होती है वो. हाँ, वो मुझे उसके एक्ट्रेस का नाम नहीं याद आ रहा. उसके अंदर अमिताभ बच्चन वॉज वेयरिंग दैट मास्क. देयर इज अ मास्क, इट लाइक उसके अंदर एक छोटा सा वो हुड सा बना होता है. तो इट इज ओनली टू बी यूज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज और ड्यूरिंग द रनिंग. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज द अनदर कैटेगरी ऑफ मास्क. आपने रनिंग की बात करी सर. आई माई सेल्फ रन, राइट, एंड अभी मैंने कुछ रन्स करे हैं, पार्टिसिपेट किया कुछ मैराथन्स में. एंड अभी मैंने जिन मैराथन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ था, न्यू बैलेंस कैंसिल हो गई अभी, मतलब उन्होंने पोस्टपोन कर दिया. एक का रन था वो कैंसिल हो गया, वो भी मतलब पोस्टपोन हो गया. एंड पोस्टपोन भी उन्होंने इस तरीके से किया है कि कोई अभी तक डेट दी नहीं है. ऑल द मैराथन्स, ऑल द रन्स हैव बीन पोस्टपोन्ड टिल फर्दर नोटिस. पॉल्यूशन इस सिचुएशन के अंदर भागने से कितना नुकसान हो सकता है? बहुत नुकसान हो सकता है. इवन यू कैन बी हॉस्पिटलाइज्ड, इवन वेंटिलेटर पे जाने की भी स्टेट आ जाती है. अब नाउ द रीजन इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पूरे दिन के अंदर ना आप 1 मिनट के अंदर एवरेज 12 से 14 बार सांस लेते हो. तो अगर आप इसको 1 मिनट के अंदर अगर आप 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 24 घंटे से मल्टीप्लाई करो, रफली वो 20 से 22 हज़ार आ जाएगा. तो दिन के अंदर आप 20 से 22 हज़ार बार सांस लेते हो. जब आप रनिंग करते हो, सपोज आपने आधे घंटे की स्प्रिंट करी, तो इट मे रीच अप टू 26,000 और 27,000. अब आजकल मैं सबको बोलता हूं, मुझे देखो, हम जब भी जिंदगी में काम करते हैं ना, तो रिस्क और बेनिफिट होता है. व्हाट इज द रिस्क एंड व्हाट इज द बेनिफिट? राइट. बेनिफिट इज, आप जब बाहर एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, कुछ भी करते हो, एक्टिविटी करते हो, आपको फायदे के लिए करते हो. बट अगर आप वही एयर 4,000 मतलब प्लस में कर दो, ज्यादा ले रहे हो, सपोज आपने रनिंग करी, 10 किलोमीटर की रनिंग करी, तो आपका जो ब्रीदिंग रेट था, इट मे टच अप टू 40, 50, 60. इमेजिन द नंबर ऑफ ब्रेथ्स यू आर टेकिंग इन अ मिनट. वो सारा का सारा, इसका मतलब जो आप 12 बार ले रहे थे, आप 5 गुना ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर हवा ले रहे हैं. एंड इट कैन लीड टू दी
lungs total failure, it can lead to the pneumonia, it can lead to the minor problems like the shortness of breath, even the desaturation in the oxygen levels. It can lead to anything, even it can lead to the TB as well. So that is the reason it is strictly, we strictly advise our patients not to go outside during the pollution. If at all they need to go, अगर जरूरत है तो आप 11 बजे 12 बजे जाइए और 3-4 बजे तक अपने काम निपटा लीजिए. एक अंकल जी मेरे पास आते हैं, उनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है. ओके. इट्स लाइक अ फेफड़े की बीमारी. इट इज एज सिंपल एज दिस. वो कहते मैं सुबह 4 बजे उठ के सीसगंज गुरुद्वारे जाता हूँ. तो मुझे कहते डॉक्टर साहब मुझे जाना चाहिए. मैंने कहा नहीं जाना चाहिए. मैं कहा देखो अंकल जी, आपकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है मैं उसकी कदर करता हूँ, बट आप गुरुद्वारे दोपहर को भी जा सकते हो. तो अपने रूटीन को, एंड ही हैज बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 40-50 ईयर्स. सो मैंने उसको ये बोला कि आपको नहीं जाना. क्यों? क्योंकि आपका जो डिजीज है वो एग्रावेट होगा. यू मे इट मे लीड टू द हॉस्पिटलाइजेशन, इवन इट मे लीड टू द एनी वर्स कॉन्सिक्वेंसेस. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. सर, जस्ट अ थॉट, राइट? क्या इस पोल्यूशन में सुबह सुबह भागने से, बिना किसी मास्क या प्रोटेक्शन के, इमीडिएट डेथ हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है. विल दैट बी अ कार्डियक अरेस्ट और द लंग्स कैन कोलैप्स? आई कैनॉट, आई मीन विद 100% श्योरिटी तो मैं नहीं बता सकता, बट एक स्टडी बताती है कि जब व्हेन यू आर एक्सपोज टू द हाई पोल्यूशन, it is an inflammatory response in your body, like the cholesterol, like you are smoking, or like anything which is responsible for the, कि बेसिकली हार्ट अटैक का रीजन क्या है? जो हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, जिनको धमनियां बोलते हैं, उसके अंदर वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड नहीं पास करता, तो हार्ट फेल हो जाता है. ठीक है जी. एग्जैक्टली यही होता है व्हेन यू आर एक्सपोज टू द हाई पोल्यूशन. It can lead to the increase in the cholesterol levels in the tune of the low density lipoprotein, even in the triglyceride level, and it is a pro-inflammatory state. So आपकी बॉडी के अंदर जो है ऑलरेडी, it will add to the problem. So इसीलिए जो इस समय में, अच्छा आपने कभी सुना है कि सर्दियों के अंदर यूजुअली लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं? जी. स्ट्रोक्स होते हैं, बढ़ जाता है. इसीलिए सर्दियों के अंदर स्ट्रोक डे मनाया जाता है. अभी डायबिटीज जो आ रहा है 14 नवंबर को, मैं ऐसे ही सोच रहा था कि 14 नवंबर को डायबिटीज डे है. डायबिटीज डे 14 नवंबर को ही क्यों आता है? हम तो सोचते थे कि चाचा नेहरू की जयंती है. मैंने ना उसको सोचना शुरू किया. मैंने कहा सर्दियों, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया सर्दियां बेटा खाने के लिए हैं. सर्दियों के अंदर लोग गुड़ भी खाते हैं, लोग पराठे भी खाते हैं, मक्खन भी खाते हैं, क्योंकि गर्मियों में खाने का मन नहीं करता. और उसी समय डायबिटीज होता होगा, तो 14 नवंबर को उन्होंने डायबिटीज डे भी डाल दिया. मतलब दिस इज जस्ट अ मिसनोमर, मे बी इट इज एनालॉजी आई एम एडिंग, बट विंटर्स के अंदर लोग खाते हैं, पराठे खाते हैं, मिठाइयां बहुत खाते हैं सर, और मजा भी आता है खाने में. घी डाल के खाते हैं, छोले भटूरे, दाल मखनी, बटर नान, सब सर्दियों में खाते हैं. गर्मियों में कोई नहीं खाता. मैं आपकी बात जो आपने बोली ना, एज अ डाइटिशियन ऑल्सो, अ लॉट ऑफ पीपल से अब तो सर्दियां आ गई, अब तो सरसों का साग चलेगा, मक्के की रोटी चलेगी, साथ में घ्यो चलेगा, राइट? हाँ. एंड गर्मियों में लोगों को मक्खन और घी खाने का इतना मन नहीं करता, क्योंकि इट्स लाइक ऑयली, राइट? पीपल आर लाइक, वैसे ही इतनी गर्मी है सर, तला वाला तो नहीं खाया जाएगा. अब मौसम हो गया ठंडा, मजेदार, अब लाओ घी, मक्खन एंड जलेबियां, छोले भटूरे एंड एवरीथिंग, रजाई में बैठ के खाएंगे. हाँ. चाय पियेंगे लोग ज्यादा. सर्दियों के अंदर लोगों का चाय का कंजम्पशन अप टू 10 टाइम्स बढ़ जाता है. नॉर्मली जो बंदा आधी या एक चाय पीता है या नहीं पीता, वो सर्दियों में 4 या 5 बार चाय पीता है. कॉफी पीता है, रात के समय लोग पीते हैं चाय कॉफी. तो ये सब का कहीं ना कहीं लिंक है, आपस में लिंक है. अच्छा, इसीलिए कुछ वेजिटेबल्स आती हैं. विटामिन सी की क्यों जरूरत पड़ती है जी? विटामिन, जो आंवला आता है मेनली, हालांकि पूरे साल आंवला मिलता है, लेकिन जो संतरे हैं वो क्यों भाई सर्दियों में क्यों आते हैं? गर्मियों में आम क्यों आता है? तो नेचर ने भी हमें उसी तरह से चीजें दी कि विटामिन सी इज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी विटामिन, राइट?
उनको पता है कि सर्दियों के अंदर पोल्यूशन आएगा, दिल्ली के अंदर बेसिन एरिया में रहेंगे, सर्दियों के अंदर लोग पराठे भी खाएंगे, प्रोसेस्ड फूड भी खाएंगे, उसके बाद जंक फूड भी खाएंगे, मोमोज भी खाएंगे गरम गरम, और हमें उसको काउंटर करने के लिए हमें विटामिन सी भी देना पड़ेगा। सर देखो, ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं ना, और पुराने लोगों ने उन चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से आइडेंटिफाई किया। जब हम छोटे होते थे तो हमें बताया जाता था कि ये विंटर फूड्स हैं, विंटर फ्रूट्स हैं, ये समर फूड्स हैं, समर फ्रूट्स हैं, ये जो खाने हैं ये सर्दियों की सौगात है, इसको सर्दियों में खाना चाहिए, ये गर्मियों में खाना चाहिए, मानसून के टाइम पे तला भुना नहीं खाना चाहिए, बाहर का खाना इस तरीके से अवॉइड करना चाहिए। बट हम लोगों ने ना सिस्टम ऐसा बना लिया है समय के साथ कि हमने चीज़ों को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है, चीज़ों को कोल्ड स्टोरेज में रख के थ्रू आउट द ईयर हमने उनको कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया है। वो भी एक प्रॉब्लम कॉजिंग फैक्टर है। बिल्कुल है। हमारी डे टू डे लाइफ में जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, वाटरमेलन इस सीजन में भी मिलता है। सर्दी में कभी सुना भी नहीं था वाटरमेलन। यहां से सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। यू बीइंग द एक्सपर्ट, आई वांट टू अंडरस्टैंड पॉल्यूशन हमारे फूड, फ्रूट और वेजिटेबल को कैसे इंपैक्ट करता है। देखो, पोल्यूशन इस तरह से इफेक्ट करता है कि हमारे जो पेड़ हैं, हाँ, उनको भी तो सांस लेने के लिए, हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द पेड़ दे कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन, बट कार्बन डाइऑक्साइड वो ले कहाँ से रहे हैं? ले तो एयर से ही रहे हैं ना। एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग मिक्स्ड विद द पॉल्यूटेंट्स। आजकल हर चीज में तो मिलावट है। तो एग्जैक्टली अब हम कितनी भी एफॉरेस्टेशन कर लें, जब तक हम उस ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं करेंगे, फ्रेश एयर, यही तो बात है, स्वच्छ वातावरण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा। तो ऐसे ही जो हमारे पौधे हैं, उनको भी स्वच्छ हवा तो चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए। पानी कंटामिनेटेड है, सीवेज ट्रीटेड प्लांट वो वाटर है, हवा स्वच्छ नहीं है। अगर हम एफॉरेस्टेशन करते भी हैं तो क्या वो उसमें सर्वाइव कर पाएंगे? दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। आई एम नॉट एक्सपर्ट एट इट, बट आई हैव दिस थिंग इन माइंड सिंस यू आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। तो क्या हमें जो एयर मिल रही है, अगर वो फ्रेश नहीं है, तो क्या प्लांट्स को हम वो फ्रेश एयर दे पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि तो जो क्वालिटी वो बनाने वाले हैं फ्रूट्स की या जिस चीज की, क्या वो सही क्वालिटी होगी? सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हवा में पोल्यूटेंट्स हैं, ठीक है, और हवा हर जगह है। एक बंद कमरे में भी है, एक बंद बेसमेंट में भी है, और एक बंद डिब्बी में भी है। एयर इज एवरीवेयर, राइट? अनटिल अनलेस आप उसमें से वैक्यूम निकाल दो, वैक्यूम सक्शन कर दो, वो बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोग सवाल करेंगे ना कि ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। हाँ। जब हवा हर जगह है, पोल्यूटेंट्स हर जगह है, राइट, तो जो खेती हो रही है, जो मार्केट में सब्जी मिल रही है, राइट, पर्टिकुलेट मटेरियल तो वहां पे भी सेटल हो रहा होगा ना। अगर हम उस पर्टिकुलेट मटेरियल को इस तरीके से भी कंज्यूम करते हैं, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत नुकसान है। सेम जैसे मैं आपको इसको इस तरह से समझाना चाहूंगा कि हम स्मोकिंग की बात करते हैं, बिकॉज कैटेगोरिकली ये साइंटिफिक स्टडीज में प्रूवन है कि AQI 300-400 के लगभग होता है, तो इट इज इक्वल टू 25 से 30 सिगरेटें। अब जब आप सिगरेट पीते हो तो आप बात करते हो जो द वन हु इज स्मोकिंग एंड द वन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय, दैट इज अ पैसिव स्मोकर, उसको सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। नाउ द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इज अ थर्ड हैंड स्मोक। थर्ड हैंड स्मोक में क्या, जब आप स्मोकिंग करते हो तो पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। आपने बच्चा आया छोटा 1 साल का, उसने वो टेबल को छुआ और उसी हाथों से उसने कुछ खा लिया, तो वही पार्टिकल्स आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, अगेन इट इज कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन। सेम ऐसे ही 2.5 पार्टिकल्स हैं, वही उस सब्जियों के ऊपर जमा हो रहे हैं, वही सेटल डाउन हो रहे हैं। तो सेम पार्टिकल्स यू आर गोइंग टू टेक इनसाइड योर बॉडी एंड विच इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। कैसे भी कर लो, बचना तो मुश्किल है। सर, ऑड इवन जो हुआ था, क्या आपके हिसाब से उस स्कीम से कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस नजर आए थे? नहीं आए थे, बेकार है वो, क्योंकि ऑड इवन की अगेन रिसर्च हुई। सबसे पहले इट स्टार्टेड इन सिंगापुर। तो क्या गवर्नमेंट ने कभी ऑड इवन के ऊपर ये
डेटा इकट्ठा किया कि हमारी दिल्ली के अंदर कितने ऑड व्हीकल्स हैं, कितने इवन व्हीकल्स हैं। सेकंड नंबर पे एग्जेम्प्ट कैटेगरी थी। क्या ऐसा है कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी की गाड़ी के अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी, धुआं नहीं निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी? अभी गवर्नमेंट ने ये बोला कि अभी आज ही दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लगा। उन्होंने बोला कि जो हैंडीकैप हैं वो एग्जेम्प्टेड है, जो एसेंशियल सर्विसेज है वो एग्जेम्प्टेड है। तो क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि एसेंशियल सर्विसेज पहुंचाई जाएं आम आदमी तक विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एयर क्वालिटी? अब व्हीकुलर पोल्यूशन के अंदर ट्रक के पोल्यूशन की बात करते हैं, अगर 25 से 30% है तो 15% तो वो ट्रक का पोल्यूशन जो, और ऑन द टॉप ऑफ दैट वो जो एसेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। देयर इज नो चेक ऑन दोज थिंग्स। आपके हिसाब से एजेंसीज को, अथॉरिटीज को क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जो कि एक्चुअल में रिजल्ट्स दिखाएं और पोल्यूशन लेवल्स को कम कर पाएं? सबसे पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये कि मैं वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ से मुझे ट्रैवल करने के लिए, अपने हॉस्पिटल जाने के लिए इट इज़ अराउंड 12 किलोमीटर्स। आई स्ट्रेट अवे रीच इन 19-20 मिनट्स बाय माई कार, और मैं अकेला कार पे जाता हूँ। अब दूसरा, अगर मैं कार पे जाता हूँ तो मुझे 20 मिनट लगते हैं, क्या गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि मैं 20 मिनट में पहुँचूँ? बिकॉज आई हैव डिजाइंड माई डे इन सच अ वे that I have devoted those 20 minutes to my travel time only. हर बंदे ने अपना ट्रैवल टाइम डिजाइन किया होगा। क्या अगर मैं किसी को साथ में लेता हूं तो गवर्नमेंट मुझे उसकी सब्सिडी देगी? गवर्नमेंट सब्सिडी, क्या गवर्नमेंट के पास डेटा है कि ये बंदा कार ले रहा है, एक घर के अंदर 2 कारें हैं, 3 कारें हैं, 4 कारें हैं, 5 कारें हैं, क्या गवर्नमेंट के पास डेटा है उसके साथ वाली फैमिली वो भी 4 कारें लेके घूम रही है? 2 भाई हैं, घर के अंदर 8 कारें रखी हुई हैं, क्या गवर्नमेंट के पास डेटा है? गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है। सो सबसे पहले effectiveness of the public transport system. Then last mile connectivity. अब लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या दे दी आपने? बसें दे दी, आपने ई रिक्शा दे दिए। आई विल नेवर सिट इन द ई रिक्शा। ई रिक्शा की जो स्टडीज बताती हैं, दे आर द अनसेफेस्ट, प्रोबेबली द मोस्ट अनसेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जितने भी 3 व्हीलर हैं, आप डेटा उठा के देखो, 3 व्हीलर के टॉपल करने के चांसेस, पलटने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू 4 व्हीलर। तो अगर मुझे मेरी लाइफ को थ्रेट लगेगा तो आई वोंट ट्रेवल इन दी 3 व्हीलर। अगर मुझे जरूरत पड़ेगी यहां तो मैं कैब लूंगा। तो सेकंड नंबर पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम पे जो गवर्नमेंट ने किया वो जीरो है कि आपने मेट्रो स्टेशन तक मुझे पहुंचा दिया। अच्छा, मेट्रो जो है वो फुली लोडेड है विद अ पीपल, चाहे पी कार्स कर लो, ऑफ पी कार्स कर लो, 4 बॉगी लगा लो, 6 लगा लो, 8 लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो सबसे पहले आई एम रेडी टू पे मनी, आई एम रेडी टू पिच इन मनी, माई टाइम इज माई मनी। सो क्या गवर्नमेंट के पास ऐसी पॉलिसीज हैं? देन द इंफ्रास्ट्रक्चर पैसे दे के नक्शा पास कराया जाता है, पैसे दे के आपको कुछ भी काम करना हो आपको पैसे देना। बर्निंग, लोग उस समय लीफ की बर्निंग करते हैं या वेस्ट की बर्निंग करते हैं। मैं रोज जाता हूं जहां पर गवर्नमेंट के ऑफिसेज है, जहां सेंसर्स हैं, उसके 200 मीटर दूर के ऊपर बर्निंग हो रही होती है एंड नोबडी टेक्स केयर ऑफ दैट। तो उसके बाद एफॉरेस्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉट होल, दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। जाम लगना, जो एनक्रोचर्स है जिन्होंने रोड को एनक्रोच किया है, क्योंकि उस समय कितना पेट्रोल वेस्ट होता है, कितना डीजल वेस्ट होता है, कितना फ्यूल वेस्ट होता है, गवर्नमेंट के पास कोई इसका वो नहीं है। दूसरा, दिल्ली का जो, हम यमुना की बात करें, अगर मैं आपको टॉपिक से थोड़ा डिवेट करूं, दिल्ली में क्यों बाढ़ आ जाती है जी? दिल्ली में क्यों जो रोड्स होते हैं वो वाटर लॉगिंग होती है? क्योंकि दिल्ली का जो सिवरेज सिस्टम है, इट इज लाइक मोर देन 70-80 years ओल्ड। इट वॉज सूटेड टू द पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। नाउ द पॉपुलेशन जो अभी दिल्ली की प्रेजेंट पॉपुलेशन है विद इमिग्रेंट्स, इट इज क्लोज टू 2.5 करोड़, 3 करोड़। हाउ कैन यू सस्टेन दैट? अब नेचर कुछ तो पागल होगा ना, क्राई करेगा ना, तो दैट इज अ वे ऑफ क्राइंग फॉर द नेचर। सर, क्या वाटर पोल्यूशन भी कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन में? बिल्कुल कंट्रीब्यूट करता How? है, क्योंकि जो
इवेपोरेट होता है। जब हमने वाटर साइकिल पढ़ी, वाटर साइकिल पढ़ी, जो पानी इवेपोरेट हो रहा है, पानी ही गंदा है, वही इवेपोरेट हो रहा है। आप देखो, अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि मुंबई के अंदर कभी भी इतना वो नहीं होगा पोल्यूशन, ओके, क्योंकि जो सी ब्रीज है वो आपकी, जो मैंने बताया कि जो इवेपोरेशन होगी, हवा में नमी देगी, इट इज इक्विवेलेंट टू क्लाउड सीडिंग। नमी देगी तो बारिश होगी। दूसरा, जो गर्म, क्योंकि सी का जो पानी है ऊपर की लेयर वो गर्म हो जाती है, तो वो जो ठंडी एयर को गर्म बनाएगा। इसीलिए जो मुंबई है उसका यूजुअली वेदर एक सा रहता है, गर्मी होती है या कम गर्मी होती है, सर्दी नहीं होती मुंबई में। सो व्हाट यू ट्राइंग टू से इज, नाली में जो गंदगी है उसमें से जो गैसेस रिलीज होती हैं वो भी इक्वली कंट्रीब्यूट करती हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वही सारी गैसेस हैं, मीथेन, सब वही हम इनहेल कर रहे हैं। दैट इज ऑल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर। सर, स्कूल बंद कर दिए अभी कुछ दिन पहले बच्चों के, आपको लगता है कि 400 पार में है, स्कूल वापस खोलने चाहिए? देखो, स्कूल बंद करने से आई थिंक गवर्नमेंट ना, पता क्या होता है, गवर्नमेंट ना वहां पर अपना जोर चलाती है जहां पे जोर चलता है, और कई जगह ऐसा है कि वहां पर अपना जोर चलाना नहीं चाहती, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में। स्कूल बंद करना बड़ा आसान है, क्योंकि एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, एक जो IAS ऑफिसर्स बैठे हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं, उनको एक ऑर्डर प्लेस करना है कि भाई हाइब्रिड मोड में हो गया। क्या आपने कभी ये चेक किया कि बच्चा उस समय आउटडोर एक्टिविटीज ना करे, गेम्स? क्या आपने बच्चे को ये सिखाने की कोशिश करी कि आपको वेस्ट की बर्निंग नहीं करनी, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है? आज मैं अगर अपने बच्चों से पूछूं कि बेटा ऐसे मेजर्स बताओ जिससे हम पोल्यूशन को कर्ब कर सकते हैं, एंड वो आपके घर से स्टार्ट होता है। मैं हर बार अपने पेशेंट्स को बोलता हूं, बच्चे आपकी बात मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, फॉलो करते हैं आपको। तो जो आप करोगे बच्चे वही करेंगे। तो हाइब्रिड मोड चलाने से क्या 1 साल से 5 साल के बच्चे ही सारा पोल्यूशन कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि 5 साल से बच्चों के हाइब्रिड मोड पे कर दो, और चॉइस दे दी कि ऑनलाइन करना है ऑनलाइन कर दो, ऑफलाइन करना है ऑफलाइन कर दो, बाकी सब आ रहे हैं। क्या बाकी सब, और सेम जो पब्लिक, जो उनका ट्रांसपोर्ट है वो सेम का सेम वहीं पर है। हमारे स्कूल वालों ने APJ पीतमपुरा, जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने दिया, एनुअल डे का हमारा फंक्शन चल रहा है, ट्रांसपोर्ट सेम उसी तरह से प्ले करेगा जैसे वो कर रहा था। पहले बस के अंदर 20 बच्चे जा रहे थे, आज बस के अंदर 4 बच्चे जा रहे हैं। हाउ डज दैट मेक डिफरेंस? ये भी बात सर सही बट है। इट इज जस्ट ऑन पेपर्स। क्या रिलोकेशन या माइग्रेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो बचा है टू प्रिवेंट और टू स्टे सेफ? अभी दिल्ली गवर्नमेंट का एक IAS ऑफिसर है, टॉप नॉच, मैंने भी पढ़ी सर आज ये न्यूज़, 8th रैंक इन UPSC। हाँ, टॉप ऑफिशियल, शी रिजाइंड फ्रॉम हर, एंड इमेजिन वाइट कॉलर जॉब विथ ऑल द पावर्स, उनके पास नौकर चाकर ग्रीनरी होगी। और इमेजिन जो एक IAS ऑफिसर है जिसकी रैंक 8 है, उसका कम से कम 1000-1500 गज का बंगला होगा, सिक्योरिटी होगी, एंड लुटियन दिल्ली, मोस्ट लाइकली लुटियन दिल्ली में ही होगा। लुटियन दिल्ली का तो 100 वैसे ही कम है भाई। लुटियन दिल्ली को तो हम लोगों को दिखाते हैं, जो बाहर से, जो विदेश से जो लोग आते हैं उनको तो लुटियन दिल्ली हम दिखाते हैं। हम फिर क्या होता है, जो एरियाज ऐसे होते हैं कि जो कि हमें लगता है कि जब वो पास करेंगे उनका कैवलकेड आएगा, उसको तो हम ढक देते हैं, जो हमें नहीं दिखाना होता। तो इमेजिन कि लुटियन दिल्ली के अंदर एक बंदा रहने वाला, वो रिजाइन कर रहा है अपनी पोस्ट से, और वो कह रहा है कि मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे एक अच्छा वातावरण मिले। सर, सोचने वाली बात है, और बहुत ज्यादा गहराई से सोचने वाली बात है। और वो अपने घर के बाहर स्मोक गन भी लगा सकता है, वाटर स्प्रिंकलर को 24/7 प्लेस भी करवा सकता है। रिसोर्सेज तो सर हर कमरे के अंदर एयर प्यूरिफायर भी कर सकता है। अच्छा, हम इंडोर प्लांट की बात करते हैं, सबसे सस्ता जुगाड़, रबर प्लांट, पीस लिली, उसके बाद स्नेक प्लांट, उसके अरीका पाम, उसके बाद बाहर जो है जामुन का ट्री, कहते हैं ना जामुन का ट्री, पाइन ट्री, ये सब नेचुरली एयर प्यूरिफायर हैं। वो तो जितनी मर्जी एफॉरेस्टेशन कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने भी ये चूज किया कि मुझे दिल्ली से बाहर जाना है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन थी, शायद नहीं थी। सर, जो आपने प्लांट्स बताए, ये PM 2.5, 0.1 और 10 तीनों को ही अब्जॉर्ब करते हैं?
यस। कैन यू प्लीज Yes. रिपीट इट अगेन फॉर द ऑडियंस, 1 2 3 4 5 करके? सबसे पहले जो नेचुरल एयर प्यूरिफायर, इसीलिए लोग ना मार्केटिंग गिमिक है, एयर प्यूरिफायर एयर प्यूरिफायर एयर प्यूरिफायर। एक पौधा, मेरे क्लिनिक में पौधा लगा हुआ है, हार्डली उन सब का कॉस्ट 1000 रुपये है। थोड़ी सी आपको धूप देनी है आज के टाइम पे, 3 से 4 दिन में थोड़ा थोड़ा इतना सा पानी देना है। ठीक है। रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, उसके बाद अरिका पाम, उसके बाद आपका जो मनी प्लांट, जामुन का ट्री तो आप बाहर लगाओगे। ये 3-4 मेजरली प्लांट हैं। पीस लिली, 4-5 प्लांट अगर आपने लगा दिए, ये सारे 1000 रुपये में आने वाले हैं। सर 5-5 लगा लो। इसमें नेचुरल और एंड इफ यू इंडिपेंडेंट सेंसर्स आप करोगे तो आपका कम से कम 100 से 150 फर्क पड़ेगा। आई थिंक यू मेक अ रील एंड यू शो इट टू द पब्लिक कि मैं बाहर हूं, मेरी सारी खिड़कियां विड़कियां मैंने बंद कर दी, जब अंदर रखा तो लुक एट द एयर क्वालिटी, देयर इज अ डिफरेंस। वाओ। एंड इट इज बेटर देन दी एयर प्यूरिफायर जिसके अंदर आप 12,000 से लेके 70,000 रुपये तक लगाने वाले हो। भाई प्लांट लगाओ सब लोग। सर पौधे भी लगा लिए, सारी चीज़ों का ध्यान रखा है इंसान ने। कुछ फूड्स ऐसे बताओ या कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जिनको हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करें, रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करें, क्योंकि डैमेज तो हो ही रहा है, उसको हम रिपेयर कर पाएं और लंग्स को डिटॉक्स कर पाएं। देखो सबसे पहले तो एक जान लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्मोकिंग जो डैमेज करती है लंग्स को, टू सम एक्सटेंट इट इज अ परमानेंट डैमेज, आई वुड से इररिवर्सिबल डैमेज करती है। लेकिन जो पोल्यूशन की डैमेज है दैट इज अ टेम्परेरी डैमेज। तो इफ वी कुड गेट रिड ऑफ दिस पोल्यूशन, अगर हम अच्छी, जैसे उसके अंदर हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पर्याप्त मात्रा के अंदर पानी पीते हैं तो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स होते हैं वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। राइट। सेकेंड नंबर पे प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन आपको कम करना है। थर्ड नंबर के ऊपर जो फूड हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दे आर वेरी गुड इन एंटीऑक्सीडेंट्स। आजकल चेरी आ रही है, स्ट्रॉबेरी सर्दियों में आती हैं। जो फ्रूट्स हैं जो नेचर ने हमें दिए, विटामिन सी, आंवला, संतरा, किन्नू, ये सारे के सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी सोर्स हैं। ये सारे के सारे लंग को डिटॉक्स करते हैं। आप गोल्डन मिल्क, जिसको हल्दी वाला दूध बोलते हैं, जी। काढ़ा आप गर्मियों में नहीं पी सकते, सर्दियों में पी सकते हो। और इवन जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो अच्छा घी, गाय का घी या भैंस का घी, आप सर्दियों में घी खाते हो, गर्मियों में रिलेटिवली घी नहीं खाते। एवोकाडोज हैं जो कि बहुत ही बढ़िया, जिसके अंदर फैट्स होते हैं। ये सारे के सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करते हैं और एक्चुअली में आपकी लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सर लोग बॉडी के टेस्ट तो सब लोग कराते हैं, राइट, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। लंग्स के लिए टेस्ट कब कब कराना चाहिए इंसान को, कितने पीरियड के बाद कराना चाहिए, और कौन से टेस्ट कराने चाहिए? देखो लंग्स के लिए सबसे पहले तो अगर आप स्मोक करते हो, कुछ भी इनसाइड कर रहे हो, अगर आप एक तो एयर को तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हो आप, दैट इज देयर, बट व्हाट एल्स इज कंट्रीब्यूटिंग इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। अगर आपको लंग्स में लग रहा है कि कुछ इशू है, तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रीब्यूशंस आपकी हैं उसको आप खत्म करिए। उसके बाद टेस्ट सिंपल टेस्ट हैं, एक्सरे लोग करवाते हैं जिससे लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन का पता चलता है, सीओपीडी है, एस्थमा है, या कोई आईएलडी है, या कोई टीबी है, या कोई निमोनिया है, इन सब के बारे में पता चलता है। उसके बाद एक पीएफटी टेस्ट है, सिंपल फूक मारने का टेस्ट है, आपको कोई ब्लड नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, उससे आपकी लंग्स की एज पता चलती है। अब लंग्स की एज क्या है, आपकी एज 30 साल, आपके फेफड़े की उम्र कितनी, अगर इफ़ यू हैव बीन स्मोकिंग, इफ़ यू आर एक्सपोज टू दी हाई पोल्यूशन एनवायरनमेंट, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और उनसे ये पूछिए कि मेरे फेफड़े की उम्र कितनी है। मेरे पास लोग आते हैं जो 40 साल के हैं, उनका 70 साल का फेफड़ा है, बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ देयर ओन थिंग्स। उनके फेफड़े की उम्र है। अब सांस फूलता है, सीढ़ी चलते हैं तो सांस फूलता है, खेलते हैं तो सांस फूलता है, तो आई थिंक दे शुड गो एंड दे शुड चेक देयर लंग्स एज। हाउ मेनी ईयर्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करी, अगर ये पोल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो दिल्ली का एक आम नागरिक अपने जीवन में से कितने साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी लूज करने वाला है? कम से कम 15 साल।
जो भारत की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 70-72 साल है, पहले से बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दी आई वुड से अर्ली डायग्नोसिस। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत आपको पता है कि जो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। सेकेंड थिंग, मेडिकल टूरिज्म इज, आई मीन हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड वी आर कॉम्पिटिंग विद द एंटायर वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी केयर एंड दैट टू इन अफोर्डेबल कॉस्ट। बट जो दिल्ली में या जो मेट्रोज में रहने वाले लोग हैं उनकी 72 साल में सीधा 15 साल कम कर लो। सो दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब जो इंसान 60 साल जीने वाला था वो 70 साल जीने वाला था वो 55 साल की उम्र में 55 निकल साल की लेगा। उम्र में निकल यंग हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, आप देखो। there's a rise in young heart attacks. लोग कहते हैं एक्सरसाइज करता हूं, मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, मुझे कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ना लंग कनेक्शन है। सर आई विल से, अभी आपने जो यंग हार्ट अटैक्स की बात करी, आई डोंट नो द रियल कॉज ऑफ डेथ ऑफ अनुने सूद, बट जो र्यूमर्स हैं, जो बातें हैं जो आ रही हैं सामने, इट इज सेड दैट ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट, ही वाज 32, if you know about अनुने सूद। हाँ हाँ, आई थिंक यूट्यूबर, yes, वेरी फेमस यूट्यूबर, very famous YouTuber, explorer and ट्रैवल ब्लॉगर, travel blogger। हाँ। और मैं खुद उनका कंटेंट देखता था। और सिर्फ अनुने सूद ही नहीं, अब देखो ना कितने सारे यंग लोग 30, 31, 32, 27 की उम्र में दे आर हैविंग हार्ट अटैक्स। राइज तो है ही। इसका मैं कहूँगा, इसका जो कनेक्शन है ना, एंड इमेजिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव गॉट द रिपोर्ट्स, ऑल द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल, they have been non-smoker, they have been non-alcoholic, and they have a very active lifestyle. So where is the connection? It is the lung connection, the air that we breathe. वही है ना सर, लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपको एक बात बोली थी कि लोग हर चीज का ध्यान रखना चाहते हैं बट फेफड़ों को भूल जाते हैं, which is I think the most important organ of your body, क्योंकि एक बार को बहुत सारी चीजें हम लोग एक तरफ भी कर सकते हैं बट सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते ना सर। जब लाइफ स्टार्ट होती है ना, तो लाइफ स्टार्ट जब बच्चा 3 इडियट्स के अंदर जब करीना कपूर डिलीवरी करवा रही होती है आमिर खान से, तो वो देखते हैं कि बेबी पिंक है या ब्लू है, तो जो पिंक और ब्लू कलर है ना वो ब्रीदिंग देती है। यू आर ब्लू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यू स्टार्ट ब्रीदिंग, योर कलर चेंजेस टू पिंक। इमेजिन हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी तो कलर पिंक हो जाएगा। तो हमारे फेफड़े पिंक होंगे, हमारा रंग पिंक होगा, हमारी स्किन ग्लो करेगी, हमारी बाल बढ़िया ग्रेइंग नहीं होगी, एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट लंग्स। आजकल प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स है बच्चों के अंदर, एंड दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू द वेप एंड ऑल दोज थिंग्स। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट इमेजिन लंग्स जो है ना वो वहां से स्टार्ट होती हैं। जीवन की उत्पत्ति एक सांस से शुरुआत होती है और एक सांस पे खत्म होती है। Before we come to an end to today's episode, sir, it was very insightful for personally for me, and I know जो भी इस podcast को सुनेगा उसको clarity तो हो जाएगी करना क्या है और क्यों चीजें इस तरीके से हो रही हैं। But as a pulmonologist, आपका सबसे बड़ा कंसर्न क्या है जो आपको पर्सनली परेशान करता है, स्पेशली इस तरीके के हालात देख के? मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पीपल दे आर नॉट वेरी, आई मीन सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अब जो हमारा जो एटीट्यूड है ना, हमारा एटीट्यूड क्या है कि जब हमारे सर के ऊपर पड़ती है ना तभी हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। एंड सेम गोज फॉर द गवर्नमेंट एंड सेम गोज फॉर द पीपल। तो अब एक स्टडी बताती है, एंड नोट मेरा ये है कि जब हम 10 AQI कम करते हैं तो हमारी 0.6 ईयर्स हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में ऐड हो जाते हैं। तो मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं कि आप उसको कितना कम कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर। अगर आपने 50 कम किया तो आपकी ऑटोमेटिकली एज 3 साल बढ़ गई। तो आपको खुद इनिशिएटिव लेने हैं एफॉरेस्टेशन के रूप में, जहां बर्निंग देखो वहां पे बंद करो, अच्छी डाइट लेके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, जो भी आप मेजर कर सकते हो, एंड दे आर यूनिवर्सल। वो
मतलब यू डोंट नीड फैंसी थिंग्स. अगर आप कार पूलिंग कर सकते हो तो आप कार पूलिंग कीजिए. ईवी यूज़ कर सकते हैं तो ईवी यूज़ कीजिए. पैदल जहाँ आप अब छोटी छोटी चीज़ के लिए कार निकालना. अच्छा, इमेजिन लोग, पीपल आर गोइंग टू द जिम ऑन अ कार, ट्रैवलिंग अलोन. तो एक एनालॉजी है कि लोग कार से जाके साइकिल चलाते हैं. तो भाई पैदल चले जाओ, साइकिल पे ही चले जाओ. मुझे याद है, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज हार्डकोर. अभी तो मैं नहीं जिम करता. मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता था कि भाई मुझे 40 मिनट में जिम फिनिश करना है. अब वो ट्रेनर होता था, कहता पहले 15 मिनट साइकिलिंग करो. तो आई स्टार्टेड गोइंग ऑन साइकिल. मैंने बोला 15 मिनट मैं बोलूँगा मैं साइकिलिंग करके आया हूँ. राइट. फिर उसके बाद मुझे उसने बोला कि एक काम करो, आप ना 15 मिनट पहले वॉक करो. तो आई यूज टू जॉग, आई यूज टू वॉक. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट. देखो, हर बंदे को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. याद रखो, अगर आप 10 AQI कम करते हो, अगर आपकी व्हीकल 10 भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आपने अपनी जिंदगी के अंदर 0.6 ईयर्स ऐड नहीं किए, सब लोगों की जिंदगी में ऐड कर दिए. सो दैट इज द मैसेज. Thank you so much, sir, for being here, for your time, and for all the insights. थैंक यू. Thank you, sir.